ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। राजनीति किसी को इस पे नहीं करनी चाहिए। आपके कुछ सुझाव है, कुछ सेवा करना चाहते तो आगे आइए। और मुझे दुख इस बात का है कि ममता जी जैसी सीनियर नेता, ममता जी के मन में ममता तो बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके अपने राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार होते हैं, लोगों पर घटनाएं बम फेंकने तक की होती है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहते हुए जब केंद्र में मंत्री भी रही, उनको ये तो पता होना चाहिए कि ये आंकड़े राज्य की सरकार देती है और राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। क्या इस दुख की घड़ी में भी विपक्ष राजनीति ही करेगा? क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा राजनीति करने का नहीं बचा? मुझे दुख इस बात का होता है जब ये राजनीतिक दल कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हमारी सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बीजू जनता दल के जो नेता हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने फटाफट राहत के प्रयास जारी किए। भारत सरकार ने राहत के कार्य जारी किए, एम्स ने वहां पर राहत कार्य जारी किए, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर गए। हमने तो किसी राज्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। आखिरकार ये देश के सामने संकट है, सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना। ये कोविड के समय भी यही करते रहे। ये कोविड वैक्सीन को भी कहते रहे कि ये भारत की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। ये क्या सोच है कि आप जहर घोलने का ही काम सदा करोगे, भ्रम पैदा ही करोगे, भय ही पैदा करोगे? ये समय लड़ने का, राजनीति करने का नहीं, ये समय उन लोगों के दुख बांटने का है जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। जो सैकड़ों लोग आज अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, हम सबको दुआ मांगनी चाहिए, कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि जल्द स्वस्थ हो। हमें अपने प्रयास करने चाहिए। इस पर अगर इतने बड़े राजनीतिक लोग अगर राजनीति करेंगे तो दुखद बात है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकती। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा देंगे। उनकी बयान को वापस करेंगे। देखिए, मैंने इसलिए कहा, जवाबदेही से कौन भाग रहा है? हम अपना कर्तव्य निभाने के, रेल मंत्री भी गए वहां, दिन रात एक करके बैठे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए, हमारे शिक्षा मंत्री वहां पे गए, स्किल मिनिस्टर गए, हेल्थ मिनिस्टर गए, हमारे सब केंद्र के जो बड़े नेता वहां पर जाने चाहिए थे, सब गए। राज्य की सरकार के साथ हमने बातचीत करके बचाव कार्यों में तेजी लेकर आए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या अन्य ऐसे संगठन हो जो राजनीति में नहीं भी हैं लेकिन सोशल सर्विस में है, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उनका धन्यवादी हूँ। वो तो राजनीति करने नहीं है तो मदद देने गए। और राहुल जी, कृपया करके राहुल जी, आप अपने आप को उस श्रेणी में लाके आपने खड़ा कर दिया है कि जब चीन की सेना ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तब आप चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। आपने आज तक भारत को उसका जवाब नहीं दिया। चीन से आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने डॉलर लिए गए, आपने उसका आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों लिए? अमेरिका में आपके प्रोग्राम को करवाने वाले कौन हैं? कि बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके मंच से राष्ट्रगान का अपमान होता है, आपने रोका नहीं। उसी सभा में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, भारत विरोधी ताकतें और मुखर होती हैं, राहुल गांधी बोले नहीं। तो क्या राहुल जी का विदेशों में जाना केवल भारत को अपमानित करना, भारत के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और भारत को नीचा दिखाना, क्या केवल यही कार्य रह गया उस पार्टी और उस परिवार का जिसको देश ने आज़ादी के बाद 60 साल से ज़्यादा राज करने का अवसर दिया? इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा कि इनके लिए परिवार ही सब कुछ है, देश कुछ नहीं। सर, आपने चाय के मुद्दे में इस तरीके से देखते हैं। कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी
विदेश में जाके इस तरीके से वक्तव्य कर रहे हैं, भारत की छवि बिगड़ रही है। ब्रजभूषण के मामले में ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय पहलवानों के साथ हुआ है वो काफी निंदनीय है और इसके ऊपर जो है कड़ी जांच होनी चाहिए। तो जिस तरीके से पहलवानों के साथ, स्पोर्ट्स लोगों के साथ हो रहा है, तो इससे छवि नहीं खराब हो रही भारत की? देखिए, दो बातें आपको समझनी चाहिए। 2014 से पहले जितना खेलों पर बजट था उससे 3 गुना ज़्यादा मोदी सरकार में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मोदी सरकार लेकर आई, जहां पे खिलाड़ी का बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि रहना, भोजन, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपया यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है। और 3,000 करोड़ के खेलों के नए बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं जहां पर सुविधाएं बन रही हैं। 1,000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। 450 नए कोचेज रिकॉर्ड एक समय के अंदर रखे गए हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं भी और सम्मान भी पहले से और मनोबल भी बढ़ाने का काम किया गया। और साथ ही साथ जब खिलाड़ियों ने किसी के ऊपर आरोप लगाए, हमारी सरकार ने सबसे पहले उस पर कदम उठाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला भी, कमेटी का गठन भी किया। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आयोग के सब कमेटी भी बना दी, पुलिस को रिपोर्ट दे दी, पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच भी कर दी और सुप्रीम कोर्ट तक भी हमने कहा कि जांच जल्द होकर पूरी करेंगे, चार्जशीट दायर करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है दुनिया का कोई भी देश होगा, कोई भी संस्था होगी, उनको इतना पता है कि लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल और देश का कानून अपना काम कर रहा है। जांच निष्पक्ष होगी, जल्द पूरी होगी, चार्जशीट दायर होगी और जो कार्रवाई जो उसमें पाया जाता है उसके अनुसार होगी। अर्थसंकल्प जो आपने अभी दिया है, इसमें पेज क्रमांक 2, पेज क्रमांक 3, पेज क्रमांक 4 और पेज क्रमांक 5 महत्वपूर्ण कामकाज महिलाओं के लिए 50 छात्र। महाराष्ट्र का भाई, मैं 9 साल मोदी सरकार की बात चलिए। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि जितने शिवसेना के सांसद थे उतने ही शिवसेना के सांसद आगे भी होंगे। कल्याण लोकसभा के सीट का क्या होगा और अन्य सीटों का क्या होगा? बीजेपी लड़ेगी या कमल के चिन्ह पे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो NDA का गठबंधन है, बहुत मजबूत है। मैं जितनी बार यहाँ पर आया, आप सबने कई बार प्रश्न चिन्ह किया, थाने का क्या होगा, कल्याण का क्या होगा, साउथ सेंट्रल मुंबई का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। मित्रों, ये शांति रख मेरे भाई, वो जवाब दे रहा हूँ ना। लोकसभा के चुनाव की बात है, उल्लासनगर किस में आता है? कल्याण लोकसभा में आता है, तो मैंने बोला उसका नाम है। जवाब देना। आप कौन से पेपर से हैं? सर, मैं फ्रीलांसिंग पर। बैठिए नीचे, बैठिए, बैठो भाई, कुर्सी खींच लो, नहीं तो मैं उठा के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। और इतनी, देखिए, इतनी गरिमा आप सब में होनी चाहिए कि जब कोई उत्तर दे रहा है, आपको किसी ने प्रश्न पूछने से रोका नहीं ना, मैंने उत्तर दिया आपकी बात का, तो बीच में इस तरह से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। फ्रीलांस करना कोई बुरी बात नहीं है। सर, मेरे सवाल में बट जवाब था जो कि मैंने पूछा कि महाराष्ट्र की आपने भाई साहब, ये कहीं सुनो मेरी बात, कि मोदी सरकार के 9 वर्षों पे हो रहा है, मैं उसके बावजूद आपने जो बाकी भी चले, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। सर, कल्याण लोकसभा या अन्य जो लोकसभा की सीटें हैं, श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना के ही उम्मीदवार वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये बात साफ नहीं हो रही कि क्या कमल पे लड़ेंगे या अन्य किसी चिन्ह पे लड़ेंगे, क्या होगा सर? देखिए, गठबंधन है 2 दलों का जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं और भविष्य में जब 2024 का चुनाव आएगा तब भी इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ और पूरी सीटें जीतकर मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान होगा और ना ये आप तय करेंगे, ना अनुराग ठाकुर तय करेगा, ये दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं वो गठबंधन में तय करते हैं कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा और कौन उम्मीदवार होगा। वो मार्च 2024 में जब समय आएगा, मैं आपके सामने फिर आऊँगा और इस बात का जवाब दूंगा। भाई, जिसने एक सवाल पूछ लिया, अगले को ऑप्शन। शिवसेना के 16 सीट है, वो 16 सीट उनको देंगे क्या? भाई, ये ना आप ना मैं तय करूंगा, पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता या हमारी पार्टी तय करेगी और वो समय 2024 में आएगा, वो आज समय नहीं है। और अगर हम लोग सारे काम विकास अगर इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं
तो निर्णय भी इकट्ठे मिलकर उस समय कर ही लेंगे। सर, 9 साल की उपलब्धियां, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां कर्नाटक में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। आने वाले आगामी चुनाव जैसे एमपी हो, राजस्थान से, क्या ये उपलब्धियां जो गिनाई जा रही है उसमें तेजी ला रही है? तो क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ये नहीं गिनाएंगे तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को फिर से कहीं उसका मतलब असर ना गिरेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों को उपलब्धियों को पता नहीं। अब आप पत्रकार हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा, लेकिन आपके अखबार में सब कुछ छपा नहीं। क्या हो सकता है कुछ बातें मैंने ऐसी बताई हों तो शायद आपके ध्यान में ना हो। मान लीजिए सेंगोल है, हो सकता है आप सबको पता हो कि सेंगोल का इतिहास क्या रहा, पता था? नया संसद भवन बना तो हमने नए भारत की बुलंद तस्वीर, नए संसद भवन, अपनी उपलब्धियां इन सब के माध्यम से भी रखी। बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, उस दिशा में भी आगे बढ़े। भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, लेकिन परंपराओं को भी हम उसी तरह से निभा रहे हैं। नेहरू जी को तो दिया था सेंगोल परंपरा निभाने के लिए, लेकिन बाद में कांग्रेस ने रख दिया नेहरू जी की छड़ी कह के म्यूजियम में। लेकिन मोदी जी ने परंपरा निभाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये क्या ना 9 साल का कार्यक्रम, हम लोग संपर्क से समर्थन मांग रहे हैं। इसलिए कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाके, किसी उद्योगपति के जाके, किसी ट्रेड यूनियन के नेता के यहाँ जाके, किसी फिल्म स्टार के जाके, किसी खिलाड़ी के जाके, समाज के अलग अलग लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिनके कहने से 10, 20, 50 वोट मिलते हैं, या उनका अपना वोट भी बहुत महत्वपूर्ण, सबका ही होता है वोट महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है, तो हम रीच आउट कर रहे हैं। सर, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। संपर्क किया लोगों से, तो उसमें क्या महसूस किया? बहुत लोग गर्व महसूस करते हैं। जो लोग विदेश जाते हैं उनको तो लगता है कि पहले भारत की कभी ऐसी छवि नहीं थी जो अब छवि बनी है। लोगों को लगता है कि हम उस संकट से निकले जहां 100 सालों में ऐसी महामारी देखी नहीं थी। अगर ये नेतृत्व ना मिलता तो शायद हम महामारी के संकट से ना निकल पाते। ये लोगों की भावना है। देखो, लोगों को ये भी लगता है कि कहने के लिए तो पिछली सरकारें कहती थी जल ही जीवन है, पर पूरा जीवन ही निकल गया जल लाने में। अब जिसके नलका लग गया उसके लिए वही बड़ी बात है। जिस बहन के पास शौचालय नहीं था, सुबह 5 बजे से पहले उठ के शौच करने जाना पड़ता था और शाम को सूरज छिपने का इंतजार करना पड़ता था, उसके लिए तो कम्युनिटी टॉयलेट हो या इंडिविजुअल टॉयलेट हो, उसके लिए वो भी बड़ी बात है। आप देखिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आया। मान लो 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, 12 करोड़ को शौचालय मिला, या रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पानी का नलका मिला। इनका दिन का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा केवल इन चीज़ों को लाने में लग जाता था। उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है जी, हम इस आलीशान हॉल के अंदर नहीं समझ सकते। वो जमीन पे जाके ही पता चलता है साहब। सर, विद्या पर से ज्यादा खर्च किया गया 9 सालों में, जिस तरह से पंतप्रधान या फिर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। आपने कौन सी ऐड देखी बताओ? महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने आरोप लगाया था नाना पटोले ने कि विज्ञापन पे ज्यादा खर्चा किया गया, अब जो जनता का पैसा है वही खर्चा किया गया। इस बारे में मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस आरोप बिल्कुल झूठे हैं, ना इसमें कोई तथ्य है। केवल बोलने के लिए बोल दो वो कार्य किया है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी आप पिछले कुछ दिन के पेपर उठाए तो एक राज्य के 6 पेज है फ्रंट पेज। मोदी सरकार का कहाँ है जी? कुछ भी नहीं। सर, ये कब चाय में मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत नजर आया जो आपने अभी उसका स्वाद भी लिया? देखिए, मैं तो उस युवा को अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी, जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जहाँ पे आप चाय पी के उस कप को भी बाद में खा सकते हो, यानी कि कूड़ा भी नहीं होगा और स्वाद का स्वाद होगा। तो जो ऐसी स्टार्टअप्स हैं, ऐसी कई और अब एक को देख के और प्रोडक्ट ला सकते हैं, जिससे कूड़ा करकट भी कम होगा, कचरा भी कम होगा और स्वच्छता अभियान को भी बल में। सर, एक विस्थापन की समस्या है अनुराग जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आरक्षित भूखंडों पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रही है। उल्लासनगर में नगर पालिका के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर शहरवासियों के लिए उनकी सुविधा के लिए आरक्षित भूखंड दिया गया था। राज्य का विषय उनको तय करना। चलिए आगे। विस्थापन की समस्या है। अकेले कल्याण संसदीय क्षेत्र में सरकारी जमीनों को करीब 3 लाख झोपड़पट्टियां हैं और अधिकांश वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीनों पे, और विकास के लिए उनको उजाड़ा जा रहा है। तो कुछ इसके बारे में विकल्प बताएंगे क्या? विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है कल्याण संसदीय क्षेत्र में।
3 लाख से ज्यादा झोपड़पट्टीवासी ये हैं, राज्य उनको का मिला विषय है। इसमें कोर्ट के भी कई जगह निर्णय होते हैं जहाँ पे सरकारी भूमि पर कब्जे को छुड़ाने के लिए कोर्ट के आदेश भी होते हैं। सर एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाडा ने अभी फिलहाल सिंधी समाज के लिए जो शब्द कहे थे उसके बारे में कुछ लोगों की आदत है दूसरों को अपमानित करना, और सिंधी समाज के बारे में जो शब्द कहे गए उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़बोलापन कई बार भारी पड़ता है और मुझे लगता है वो जल्द माफ़ी मांगेंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसा राहुल गांधी जी ने भी पूरे ओबीसी समाज के बारे में टिप्पणी की और फिर जब कोर्ट ने मौका भी दिया तो वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी और फिर सदस्यता चली गई, और सदस्यता जाने के बाद भी बाकियों को भी सदन में नहीं बैठने दिए, बहाने बनाए कि सदन ना चलने दो। अब नया संसद भवन बना तो वहाँ बहिष्कार के बहाने नहीं चला दिए। तो इससे पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो समाजों का अपमान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।